हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ शिक्षा संगम 24 और मैं आपके साइंस टीचर वंशिका धीमान आज फिर आप सबके रूबरू हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एटम से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए हैं और पढ़ा है कि किस तरीके से एटम की रिसर्च हुई है। तो अब उस तरीके से क्या हुआ, एटम के ही एक अलग पार्ट पे स्टार्ट करते हैं कि एटम से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर एक एटम, अगर मैं इसकी बात करूं तो एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, एक नई सब्सटेंस बनाई है। ठीक है, जिसे आप एक मैटर का भी पार्ट कह सकते हैं। जब एक एटम दूसरे किसी एटम के साथ मिलता है, ठीक है, ये एक दोस्त है भाई तुम्हारा, ठीक है, दूसरा दोस्त आया, क्या हुआ, दोनों मिले, जोड़ी बनी। अब क्या हुआ, एक अलग बंदा आया, ये भी खाली, एक तीसरा बंदा आया, ये तीनों मिले तो एक नई सब्सटेंस बनी। अब देखिए क्या होगा, जब एटम और एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जब एटम और एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बॉन्ड बनाकर एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, एटम्स और एटम्स एक दूसरे के जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अणु क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, अणु। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आपने देखा, अगर गैस की बात करें तो गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2, ऑक्सीजन गैस का O2। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वहीं पर होता है CO2। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2 और अगर वाटर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2O। कहने को तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, O2 भी मॉलिक्यूल्स है, H2 भी मॉलिक्यूल्स है, CO2 भी मॉलिक्यूल्स है और H2O भी मॉलिक्यूल्स है। लेकिन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे दो फॉर्म में डिवाइड होती है। एक होती है एलिमेंट्स में, मॉलिक्यूल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे हमारे, जो अणु होंगे। एक होगा हमारा एलिमेंट्स में और दूसरा हमारा होगा कंपाउंड में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए, जब आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है और इसकी रिएक्शन, अगर हम दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आता है, वो भी हाइड्रोजन एक गैस ही है। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन मिल जाएं तो क्या बनता है, H2 बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो पहले भी गैस, अब भी गैस और बाद में भी ये गैस ही रही। मतलब कि ये जैसी थी ना, ये वैसे ही रही। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन मिला, दूसरा ऑक्सीजन मिला एक दूसरे से और मिलने के बाद क्या बना, O2 बना। अगर ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस, और O2 बनी तो वो भी गैस। वहीं पर अगर बात करें किसकी, कंपाउंड की, किसकी बात करें, कंपाउंड की। अब देखिए क्या होगा, अगर हम बात करते हैं H2 की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, तो क्या बनेगा, H2O। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस। लेकिन H2O को कभी गैस बोला है क्या, नहीं बोला ना। अगर बोलोगे तो पाप लगेगा, ठीक है। तो H2O क्या है हमारा, लिक्विड, बिल्कुल। और ये सारी क्या है, हमारी गैसियस स्टेट में है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी सब गैस, ये भी सब गैस। अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ बंधने के बाद दोबारा जो सब्सटेंस बना रहा है वो उसी की तरह बिहेव करती है, उसका नेचर ऐसा ही है, फिजिकल स्टेट ऐसी है, गैस है तो गैस ही रही, वो सब हमारे होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अगर कंपाउंड्स की बात करें, देखो गैसियस स्टेट यहाँ पर थी, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मिला H2O, वो किस में मिला, लिक्विड में मिला। लिक्विड में मिला, नहीं मिला, तो ऐसी स्टेट्स हमारी कहलाती हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली उसको देख सकते हो कि अगर इसमें ये चीजें प्रेजेंट है कि वो कैसे बना, H2 कैसे बना होगा, H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलने के बाद ही बना होगा। मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, तो पक्का ये एलिमेंट ही होगा, ये कंपाउंड नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें, गैस से मिला, ऑक्सीजन गैस सिचुएशन में रहती है, सब्सटेंस में रहती है, और कंपाउंड क्या मिला हमें, ये भी हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में ही मिला है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। कंपाउंड क्या होगा, देखो ये क्या होगा, अलग सब्सटेंस मिलकर एक अलग प्रोडक्ट बनाएगा, अलग नेचर का जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एक अलग तरीके का प्रोडक्ट देंगे। तो
तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएगी वो डिसमैच कर जाएंगी और ये किस में चला जाएगा, कंपाउंड्स में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड्स किसमें प्रेजेंट है, लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे H2O की, H2O की बात करी, हाइड्रोजन गैस की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो यहीं से नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, मिक्सचर। क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, तो मिक्सचर की बात करते हैं। देखिए कभी भी किन्हीं भी दो चीजों को अगर आप एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, कभी भी दो चीजों को अगर एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, सपोज इसमें आपने भर रखा है पानी और क्या हुआ, एक बच्चा आया, बच्चे ने कारस्तानी करी और इसमें क्या डाल दिए, इसमें मिट्टी डाल दी, सपोज डाल दी, तो ये एक मिक्सचर हो गया, ये एक मिक्सचर हो गया। मिश्रण क्या कहते हैं इसको, मिश्रण। अब अलग अलग बात करते हैं, ये हमारे पास रही पानी में इसमें क्या डाल दी, चीनी डाल दी, शुगर, और ये हमारे पास है वाटर। ठीक है, इसी तरीके से ये इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। मिक्सचर दोनों हैं, क्योंकि मिक्सचर की डेफिनेशन कहती है अगर आप किसी भी दो कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाते हैं, एनी टू कंपोनेंट्स मिक्स्ड विद ईच अदर कॉल्ड द मिक्सचर। किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा अवयवों को अगर आप एक दूसरे से में मिलाने की प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से इससे अभी लेना देना नहीं है कि वो प्रॉपरली मिक्स्ड हुआ है या नहीं हुआ है, वो प्रॉपरली मिक्स्ड हुआ है या नहीं हुआ है, वो अब डिपेंड करेगा जो हम पढ़ेंगे। देखिए मिक्सचर अब हमारे आएंगे दो टाइप से। अभी आपने पढ़ा कि पानी में क्या किया, मिट्टी डाली, पानी में क्या किया, चीनी डाली। अब यहाँ से निकलकर आएंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। वहीं पर हेट्रोजीनियस को बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी, होमोजीनियस मतलब कि जो एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाए, जो एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अगर आपने एक बाउल में पानी में क्या डाला, शुगर डाली, तो वो शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, उस गिलास को उठाया, उसमें से देखने की कोशिश कर रहे, आहा चीनी क्या बह रही है ना, चीनी बहती हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी। अगर दिख रही है तो गलत दिख रहा है। ठीक है, चश्मा आंखें चेक कराओ भाई, चश्मा लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो शुगर है वो कंप्लीटली उसमें डिजोल्व हो गई है। आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाती है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि अगर मैं चीनी पानी में मिला रही हूँ ना, वो मैं एक फिक्स्ड रेशो में मिला रही हूँ, जितनी कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है। अगर मैं ज्यादा मिलाने की कोशिश करूंगी तो घुल नहीं पाएगी। ऐसा तो नहीं एक चम्मच पानी लिया, आहा अब तो क्या करूंगी मैं, तो इसमें पूरा एक क्या करेंगे, पूरा का पूरा 1 किलो चीनी घोलूंगी। ऐसा पाप नहीं करना है। ठीक है, तो वो से मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब है होमोजीनियस की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें फिक्स्ड रेशो की बात करोगे। जो कंपोनेंट मिक्स्ड होगा वो फिक्स्ड रेशो में मिक्स्ड होगा। ठीक है कि नहीं। और क्या करेंगे हम, इसको हम न्यूड आइज से नहीं देख सकते, सबसे दूसरी बात। तीसरी बात, प्रॉपर्ली मिक्स्ड हो जाएगी और इसको आप फिल्टर कर कर अलग नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो फिल्टरेशन से आप शुगर को और वाटर को अलग कर दोगे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट है, उसने अपनी जगह बना ली है उसमें। ठीक है, उसने अपनी जगह बना ली है, तो इसको आप अलग नहीं कर पाओगे। तो दोबारा से सुन लो, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो दो कंपोनेंट दूसरे कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में प्रॉपर्ली मिक्स्ड हो जाए, मिक्स्ड हो चुका है। दूसरा पॉइंट, आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट, वो एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स्ड होगा। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। किसकी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अगर हेट्रोजीनियस, अभी मैंने कह रही हूँ, मैं इसमें गिलास में क्या लिया, पानी भरा हुआ है और मैंने इसमें बालू डाले। बालू मतलब क्या, एक तरीके से बुरादा कह दो, मिट्टी के कुछ कण कह दीजिए। ठीक है, वो इसमें डाले। डालने के बाद क्या, उसको घुमाया, तो आप देखोगे कि कुछ जो मतलब कि भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, करके देखना, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे।
और धुंधला धुंधला कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो इस तरीके से मिक्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो जो भारी कण है वो नीचे बैठ चुके हैं और जो कुछ पार्टिकल्स मिक्स्ड हुए हैं वो ऊपर हो गए। तो आप क्या करोगे, इनको नंगी आंखों से देख सकते हो, मतलब कि ये एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स्ड नहीं हो सकते। आप इनको नंगी आंखों से देख सकते हो और इसका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है। कुछ जो पार्टिकल्स मिक्स्ड नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे, फिक्स्ड रेशो नहीं होगा। तो बच्चा जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जितनी भी चीजें, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब हम वो सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं तो वहां से हमने 5-6 क्वेश्चन उठाए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से और कुछ और क्वेश्चंस भी जो होंगे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सबसे पहले एटम के अंदर खोज किसकी हुई थी, प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन नहीं, किसकी, प्रोटॉन की। सबसे पहले एटम के अंदर खोज हुई थी प्रोटॉन की, जिसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ही अगले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी, उनका नाम था थॉमसन। याद रखना बिल्कुल, किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन ने। थॉमसन भाई साहब ने बताया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन, आप कह रहे हो कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और यहां से याद रखना है आपने, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो चुकी है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा नोट कर लेना, थॉमसन। क्या है, थॉमसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। भाई देखिए एटम के अंदर हमने कहा था कि एक न्यूक्लियस है, नाभिक है। क्या है, नाभिक है, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब इस नाभिक के अंदर क्या भरे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। मतलब कि इस नाभिक के अंदर क्या भरे हुए हैं, प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है मतलब प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉनों की संख्या हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद रखना नाभिक के अंदर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होंगे, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में उपस्थित नहीं दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे हैं भाई, है ना, मकान के चक्कर लगा रहे हैं सड़कों पर। अब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी, क्या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परमाणु नाभिक में जो उपस्थित रहते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी। भाई हमने कल डिस्कस किया, देखो क्यों मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रही थी, है ना, कहते कि ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, किस लिए कर रही थी। अब देखो क्वेश्चन है परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी। अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले परमाणु में नाभिक का डिस्कशन किसने किया था, है ना, चलो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी। भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले आए थे गोल्डस्टीन। कौन आए थे, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या करा था, उसमें हम एक ये लिया था और जिसमें हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी थी उसमें से क्या पास करवाई थी, गैस पास करवाई थी। तो वहां से हमारे क्या निकल कर आए थे, प्रोटॉन्स निकल कर आए थे। उन्होंने क्या दिया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स भरे, उनके अकॉर्डिंग जो एटम था ना वही एक नाभिक था, जो एटम था वही एक नाभिक था। तो अगर देखा जाए तो नाभिक शब्द बहुत पहले से प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन जो अगर इसकी बात करें तो परमाणुीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड भाई साहब ने ही की थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर होगा रदरफोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हाँ भाई बताओ, सोचो, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की होगी? बिल्कुल सही, चैम्सफोर्ड ने। इन्होंने नाभिक क्या किया था? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व में, मतलब कि किसी भी, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 12 दी हुई है भाई, उससे बिल्कुल देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने भी डिस्कस किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, वही क्वेश्चन में आ गया। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या 12 इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है तथा उस तत्व के परमाणु भार तथा उस पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। हमने पढ़ा था कि जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, बिल्कुल पढ़ा था। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के मास की बात, एटम के मास की बात करते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे दी है? 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दे दी है? 12। कितना आया? 24। बिल्कुल, तो अब हमारा क्या आया? मास आ गया हमारा 24। पहले उसने कहा परमाणु भार, परमाणु भार निकल गया। अब उसने कहा उस पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। भाई कौन से एलिमेंट का मास 24 AMU होता है? कौन से एलिमेंट का होता है? हाँ, हमारा होता है मैग्नीशियम का। तो ये मैग्नीशियम की बात कर रहा है, तो कौन से तत्व की बात कर रहा है ये? मैग्नीशियम की, बिल्कुल सही। इसका मास 24 होता है, तो मास हम लिखेंगे ऊपर। नीचे क्या लिखा जाता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आ गया हमारा एटॉमिक नंबर। जितना इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन्स भी उसी के इक्वल होते हैं, तो हमारा एटॉमिक नंबर आ गया 12। अब मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? आवेश की भी गणना की है उसने, तो आवेश की गणना कितनी होगी? देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। कितना है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर? 12। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। इस तरीके का केस चलता रहता है। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, देखो भाई, अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अगले में कितने आएंगे? 8। अब कितने बचे? देखो, 2 और 8 10। अगले में कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस पर आवेश कितना होगा? 2 आवेश होगा। वो भी कैसा? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इस पर +2 चार्ज होगा। अभी आगे इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस करने हमने, तो ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ये लिखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखा होगा। तो यहाँ से समझ जाना आप कि आपके साथ, मतलब कि उसने आपको मैग्नीशियम की बात की है। अगर आप मास पर पहुंच गए तो बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। अब बात कर रहा है हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हाँ भाई, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। पहली बात तो आपको यहीं से अंदाजा लग गया होगा, क्या क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑप्शन उसने दे रखा है प्रोटॉन, सही है कि नहीं है? 2 प्रोटॉन तो होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। अगला ऑप्शन उसने दे दिया 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। देखते हैं भाई, प्रोटॉन भी होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन संख्या पे डिपेंड करता है भी। अगला ऑप्शन उसने दे दिया 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। अब भाई ये तो गंभीर समस्या है, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन होगा क्या? अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, बिल्कुल सही। और जितने उसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी उतने उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। मतलब कि प्रोटॉन की संख्या 2 हो गई। यहीं पर बात करते हैं, इसके अंदर नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी दे दी? 2। बिल्कुल, इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 दे दी। और इसी जगह अभी हम पढ़ के गए थे कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भाई इक्वल होनी चाहिए। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं भाई? 2। तो यहीं से आंसर निकल के आया 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। कहाँ लिखे हुए हैं? ये। अगर ये ऑप्शन में ना होता, सिर्फ आपको ये ऑप्शन में ना दिया जाता, 2 प्रोटॉन दे देता, 1 प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दे देता, तो इसका आंसर 2 प्रोटॉन चला जाता। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट आंसर, प्रॉपर आंसर भी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसके ऑप्शन नोट कीजिए। सबसे पहले अल्फा,
अल्फा कण, बीटा, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए जो हमारे के पास क्या होती है, अल्फा रे होती है, अल्फा रे होती है, इसके पास क्या होता है, अल्फा रे हमेशा हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। गोल्डस्टीन ने किया था भाई, नहीं किया था, उसने क्या किया था, गैस जैसी हाई डेंसिटी से पास करवाई तो उसमें से एक कैनाल्स रे निकल कर आ गई। और कौन सी रे पास करवाई थी उसने, अल्फा रे पास करवाई थी, अल्फा पार्टिकल्स की रे पास करवाई थी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी ना, ये की थी उसने, प्रोटॉन्स बताया था। तो यहां से याद रखना कि अल्फा के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और अल्फा बीटा जो हमारा गामा होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि जो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब इससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं।